राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हरियाणा विधानसभा के 3 दिन के सत्र की शुरुआत हो गई है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अभिभाषण पढ़ा। अभिभाषण में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने की चर्चा के साथ साथ सरकार की प्राथमिकताओं की चर्चा की गई। अभिभाषण में हरियाणा सरकार द्वारा लोगों की भलाई की अलग अलग योजनाओं का बखान किया गया। इसके अलावा राज्यपाल ने सीईटी पास युवाओं के लिए भत्ते का भी ऐलान किया। राज्यपाल ने महिला कर्मचारियों की तैनाती पूरे जिले में करने का ऐलान किया। मेरी सरकार ने सभी खरीफ फसलों के लिए हर किसान को 2000 रुपये प्रति एकड़ बोनस दिया है। ऐसा हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है। रबी सीजन 2023-24 में फसलों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए भी 49,000 किसानों को 133 करोड़ 75 लाख रुपए से अधिक की राशि मुआवजा के रूप में जारी की गई है। जिन किसानों की जमीन बिजली की ट्रांसमिशन लाइनों के नीचे आती है उन्हें भी उचित मुआवजा दिया जाएगा। मेरी सरकार ने किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए ई खरीद पोर्टल के माध्यम से 12 लाख किसानों को खातों में एमएसपी पर फसल खरीद की 1,24,000 करोड़ रुपए डाले। मेरी सरकार प्रदेश की वर्तमान जरूरतों को देखते हुए अपनी कृषि व्यवस्था में बदलाव कर रही है। हमारा किसान ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर हो और उसकी आमदनी बढ़े, इस सोच के साथ नीतियां बनाई जा रही है व निर्णय लिए जा रहे हैं। आज नकली खाद, बीज और कीटनाशक कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। मेरी सरकार इन पर रोक लगाने के लिए कड़ा कानून बनाएगी और किसानों को 100% मुआवजा देना भी सुनिश्चित करेगी। माननीय सदस्यगण, आज हमारे युवाओं को खेल में भी आगे बढ़ने के नए अवसर मिल रहे हैं। हमारे युवा खेल जगत में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर देश प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। मेरी सरकार के प्रभावी प्रयासों का ही परिणाम है कि प्रदेश के युवा खिलाड़ी वैश्विक मंचों पर रिकॉर्ड संख्या में मेडल जीत रहे हैं। हमें गर्व है, कुछ ही दिन पहले पेरिस ओलंपिक में 2024 में देश को मिले कुल 6 पदकों में से 4 पदक हमारे खिलाड़ियों ने जीते हैं। इसके अतिरिक्त कांस्य पदक विजेता हॉकी की टीम में भी हरियाणा के 3 खिलाड़ी शामिल थे। इसी प्रकार पैरालंपिक में देश को मिले 19 पदकों में से 8 हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीता है। मैं अपनी व हरियाणा सरकार की तरफ से उन्हें शुभकामना एवं बधाई देता हूँ। मेरी सरकार ने हाल ही में 26,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देकर चुनावों से पूर्व किए अपने वादे पर खरा उतरने का काम किया है। सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और पार्ट 2 सहित HKRN के तहत कार्यरत लगभग 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृत्ति की तिथि तक सुरक्षित रखने की गारंटी दी है। मेरी सरकार 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए संकल्पबद्ध है। इसके अलावा 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर दिए जाएंगे तथा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना में माध्यम से 1 लाख मासिक स्टाइपेंड की सहायता भी दी जाएगी। सीईटी की परीक्षा पास करने वाले सभी युवा जिनको 1 साल में नौकरी नहीं मिलेगी उन्हें अगले 2 वर्ष तक 9,000 रुपये मासिक दिए जाएंगे। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अनुसूचित जाति आरक्षण में वर्गीकरण लागू होने का ऐलान किया।
उन्होंने बताया कि कैबिनेट द्वारा एससी आरक्षण में वर्गीकरण आज से लागू हो गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी मैं कुछ देर के लिए अपने कार्यालय में गया था। मेरे सामने कुछ जरूरी फाइलें थी। विधानसभा का महान सदन चल रहा है और मैंने जरूरी समझा कि महान सदन को इस सत्र में उसकी जानकारी मिले, जो पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, जो अनुसूचित जाति में वर्गीकरण को लेकर के। इस नोटिफिकेशन से को हमारी कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी। आज हरियाणा में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के आरक्षण के वर्गीकरण का जो फैसला किया था वह आज तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा और शाम 5 बजे के बाद वो मुख्य सचिव की वेबसाइट के ऊपर से आमजन उसको अपलोड कर सकेंगे। दूसरी तरफ विपक्ष ने भी विधानसभा में सरकार को घेरने की कोशिश की। पराली, बेरोजगारी, एमएसपी और डीएपी खाद की कमी के मुद्दे को विपक्ष के अलग अलग नेताओं ने विधानसभा में उठाया। खाद के लिए लाइन में फिर रहा है, कहां उसको किसान को अपने खेत तैयार करने हैं, खाद मिल नहीं रही है और आपकी सरकार ये यहां पर उपाध्यक्ष महोदय स्टेटमेंट देती है खाद की कोई कमी नहीं है, तो हमारे झज्जर में क्यों नहीं मिल रही? क्या कारण है कि क्षेत्रों में लाइन लग गई? इतने बार कहने के बाद भी, रिक्वायरमेंट कहने के बाद भी, फोन करने के बाद भी एक भी जगह पर जो है खाद, डीएपी की खाद नहीं मिल रही है। पराली को लेकर केवल किसानों को कहना, क्यों नहीं एनजीटी की गाइडलाइंस को हम पूरी तरह से फॉलो करते, और क्यों किसानों की हम जो है रेड लाइन एंट्री कर रहे हैं और फसल नहीं खरीद की जाएगी? क्यों किसानों को थानों में जाकर आज खाद लेनी पड़ रही है? और हमारे क्षेत्र में फसल हमारी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। मुआवजे के लिए हमने बार बार कहा, फिर भी हमारे क्षेत्र में जो है वो मुआवजा देने का काम नहीं किया। हाई टेंशन वायर्स को लेकर लगातार हमारा किसान धरना प्रदर्शन कर रहा है। कई डेथ हो चुकी हैं, अभी पिछले हफ्ते भी हमारे क्षेत्र में बुरावास में इसकी वजह से डेथ हुई। ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। क्या आज डेंगू का बहुत प्रकोप है, हर जगह डेंगू के केस बढ़ रहे हैं और इसके बचाव के लिए अगर सरकार पहले से फॉगिंग कराई होती, सफाई की व्यवस्था ठीक की होती, तो ये आज इतना डेंगू नहीं फैलता। और मुझे हैरानी होती है कि डेंगू को रोकने की बजाय, डेंगू के उपाय करने की बजाय जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी या कर्मचारी हैं वो आंकड़े छुपा रहे हैं। आंकड़े छुपाने से नहीं होगा। अब हमारे परसों में स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि 230 पेशेंट कुरुक्षेत्र में डेंगू के पाए गए, जबकि कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं जिसमें 200 तक कम हो। एक हॉस्पिटल भरे पड़े हैं और लोग, कईयों की जान भी जा चुकी है। तो इस गंभीर पे सरकार को गंभीर होना चाहिए। साल से 2005 से लेकर आज तक से कांग्रेस की सरकारों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, केवल आंकड़ों से खेला गया। और अगर आप 2005 से पहले देखेंगे कितने ऐसे परिवार थे बीपीएल के, तो मैं समझ सकता हूं कि तरक्की पे है हरियाणा। बार देखा कि सड़क बन गई और सड़क के बीच में पेड़ खड़े हैं। मेरे को ये समझ नहीं आया कि पेड़ खड़ा और सड़क बन गई, और जब पूछा जाए तो कह दें ये तो जी परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसे हरियाणा के एग्जाम्पल्स सोशल मीडिया के माध्यम से करोड़ों लोग, अन्य प्रदेशों को लोग देखते हैं। एचकेआरएम से करने की कोशिश करते हैं, कहीं किसी सोसाइटी से, लेकिन पक्की भर्ती करने पे नहीं होता। मेवात मॉडल स्कूल थे, 8 से 9 हजार बच्चे पढ़ते थे, उनको भी सरकारी तंत्र में कर दिया। जब सरकारी तंत्र सही नहीं था, जब ही तो मेवात मॉडल स्कूल बनाए थे और मेवात डेवलपमेंट एजेंसी और मेवात डेवलपमेंट बोर्ड के तहत करे थे। थोड़ा खर्चा अगर ज्यादा हो रहा था तो बजट सरकार पे ऐसा क्या है कि शिक्षा के ऊपर खर्च नहीं कर सकता। मेरी आपके माध्यम से सरकार से है, उनको फिर से मेवात डेवलपमेंट बोर्ड के तहत हमारे जुटने मेवात मॉडल स्कूल से उनको करा जाए, जिससे गुणवत्ता, क्योंकि मैं अभी 3 दिन पहले स्कूल में गया, टीचर नहीं है इंग्लिश का अप्रैल से। 9वीं 10वीं 11वीं का क्या बच्चे पढ़ेंगे सर? उसकी गुणवत्ता को डाउन कर दे। पहले मेवात डेवलपमेंट बोर्ड है, 15 दिन में उसमें टीचर आ जाते थे सर। इसी तरीके से शिक्षा की बात करी, शिक्षा के साथ साथ सर स्वास्थ्य की जो बात करी गई, इसमें लूह का। भले ही कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष का चुनाव अभी तक नहीं किया हो, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज पूरी तरह नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में ही दिखे। विधानसभा के सीटिंग अरेंजमेंट में उनकी वही कुर्सी उनको मिली
जो नेता प्रतिपक्ष को मिलती है। उन्होंने विपक्ष का नेता नहीं चुने जाने की चर्चा को बेवजह करार दिया। क्या सवाल उठ रहे हैं? क्यों, कोई नई बात है क्या? ये अभी होगा, पार्टी ने प्रस्ताव करके दे रखा है कमांड को, बन जाएंगे। ये अब कौन सवाल उठा रहा है इस बात को? कौन? कोई इनफाइटिंग नहीं। कर्नाटक में इनफाइटिंग थी क्या? मई में सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने, नवंबर में लीडर ऑफ अपोजिशन चुना गया था। कोई नहीं बात है। सवाल इस बात का, जब किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हमने प्रस्ताव पास करके हाईकमांड पे छोड़। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे आज इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं, उन सवालों पर एक नजर डालते हैं। सवाल नंबर 1, कैसा रहा विधानसभा सत्र का पहला दिन? आज पूरे दिन सदन की कार्यवाही चली। आज कार्यवाही को लेकर हम चर्चा अपनी बहस में करने वाले हैं। राज्यपाल के अभिभाषण में क्या कुछ खास रहा, ये भी समझने की कोशिश आज इस चर्चा में करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष ने क्या बोला, उस पर भी आज बात होगी। साथ ही सरकार ने कौन कौन से बड़े ऐलान किए हैं आज, उन पर भी चर्चा करेंगे। नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर कौन बैठा, इसको लेकर भी लगातार चर्चाएं आज पूरे दिन होती रही हैं। नेता प्रतिपक्ष नहीं तय होने पर विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया क्या आई, तो आज ये सवाल और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी बड़ी बहस घूमेगी, जिसमें कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और सीधा अब आपका परिचय हमारे खास मेहमानों के साथ कराएं। बीजेपी से प्रवक्ता डॉक्टर पंकज बेनीवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज बेनीवाल जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता सुरेश रोड़े हैं। सुरेश रोड़े जी, आपका स्वागत है। इनेलो से प्रवक्ता मनदीप केसरी हैं। मनदीप केसरी जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार केसी मलकानिया हमारे साथ हैं। केसी मलकानिया जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मलकानिया जी, शुरुआत आपके साथ कर रहा हूं, उसके बाद राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊंगा। पहला दिन सत्र का कैसे देख रहे हैं इस कार्यवाही को आप? पहला रिएक्शन आपका इस पर। देखो, राज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा हुई तो विपक्ष के नेता की बात थी। विपक्ष का नेता नहीं चुना गया तो कौन होगा विपक्ष का नेता? तब तो हुड्डा जी विपक्ष के नेता की कुर्सी पर थे। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि विपक्ष के नेता के रूप में अगर कोई और भी हुआ तो हुड्डा जी इस सदन में अपना नेतृत्व करेंगे। उनकी सलाह के साथ ही जो कुछ भी है कांग्रेसी विधायक जो है विपक्ष है वो उसी हिसाब से काम करेगा। और जहां तक सरकार ने, राज्यपाल जी ने अपना अभिभाषण पढ़ा, उसमें उन्होंने कहा कि 2 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएगी, जिन्होंने CAET करेंगे, जो युवक पास कर लेंगे उनके जब तक नौकरी नहीं लगती है 9,000 रुपए मासिक देंगे। फिर अनुसूचित जाति के वर्गीकरण का सरकार की जो रोड मैप है उसको रखा, परंतु विपक्ष ने भी उनको घेरने की कोशिश की। अशोक अरोड़ा जी ने गीता जयंती का मुद्दा उठाया, वहां व्यवस्थीकरण करने का, ये खाने के स्टॉलों को लगाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ये गीता जयंती है, इससे लाभ कमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जबकि उनको उत्तर दिया गया कि पर्यटन के क्षेत्र के रूप में इसको विकसित किया जाता है और उससे लाभ लिया जाता है। इस प्रकार MSP का मुद्दा भी उठाया गया, DAP खाद का भी मुद्दा उठाया गया। सदन में नए चेहरे भी नजर आए। सुरजेवाला, आदित्य सुरजेवाला थे, अर्जुन चौटाला जी थे, आदित्य चौटाला जी थे। तो अर्जुन चौटाला ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। उन्होंने 10 साल नहीं, पिछले 20 साल तक के जो भ्रष्टाचार हुए हैं उनको उठाने की बात कही। और इस प्रकार सदन में जो विपक्ष है वो उन्होंने सरकार की आलोचना भी की। जो गीता बुक्कल काफी तीखी और हमलावर नजर आई। उसी प्रकार अशोक अरोड़ा जी ने भी विपक्ष पर कई प्रहार किए। तो डेंगू का मुद्दा उठाया कि अस्पतालों में बताया जाता है 200, कुरुक्षेत्र में 200 के, वहां एक अस्पताल में 200 मरीज पड़े। तो पराली जलाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि जो पराली है, गरीब किसान है वो उसको खेती करनी होती है, इसलिए जलानी पड़ती है और इसके लिए जो कोई और प्रबंध किया जाना चाहिए सरकार के
द्वारा मशीनरी का दी जानी चाहिए जिससे पराली का उपयोग किया जाए। और डीएपी खाद जो है वो जब किसान बुझाई करते हैं उस समय जरूरत होती है। सरकार कहती है कि खाद की कमी नहीं है और लोग वहां लोगों की लाइनें लगी हैं। तो इस प्रकार जो सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो झड़प होती है उस तरह कई बार रोकने की कोशिश भी की गई। हुड्डा जी ने कई बार हस्तक्षेप किया जब विपक्षी नेताओं को बोल रहे थे और उसमें सत्ता पक्ष की ओर मंत्री की ओर से जवाब देने की कोशिश की। तो हुड्डा जी ने कहा कि जब आपकी टर्न आएगी तो आप बोलो। तो हुड्डा जी पूरे फॉरम में थे। अभी तो विपक्ष के दो तीन बड़े नेता बोले और उन्होंने खुलकर सरकार की आलोचना की। तो इस प्रकार 70 जो था वो बिल्कुल ठीक ठाक चला। नए चेहरों को मौका दिया गया, नए विधायक हमें सामने आए और उन्होंने भी बड़ी अच्छी तरह अपना पक्ष रखा। चाहे आदित्य सुरजेवाला जी ने रखा, उन्होंने अपने दादाजी से लेकर पिताजी से लेकर सारी बातें की और अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्या को रखा। तो हम मान सकते हैं कि 70 बड़ी अच्छी तरह चल रहा है और विपक्ष अपनी भूमिका ठीक तरह निभाएगा। चाहे विपक्ष नेता नहीं है परंतु जो हुड्डा जी है वो विपक्ष के रूप में है हमारे सामने। ठीक है पंकज बेनीवाल जी, मलकानिया जी ने एक संक्षेप में एनालिसिस किया आज की कार्यवाही को लेकर और आखिर में जो उन्होंने बात कही उसी से मैं आगे बढ़ रहा हूं। विपक्ष के विधायकों को हमने देखा काफी तेवर उनके तीखे नजर आए हैं कई मुद्दों को लेकर, आज कैसे देख रहे हैं? नमस्कार पराग जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए आज 15वीं विधानसभा का एक जो नवगठित जो विधानसभा है उसका पहला सत्र था और उसमें महामहिम माननीय बंडारू दत्ता जी ने जो राज्यपाल हैं हमारे, उनका अभिभाषण रहा और उसमें उन्होंने हरियाणा का जो आगे का रोड मैप है वो रखा। उसमें हर एक वर्ग को उन्होंने छूते हुए, चाहे वो कृषि की बात करें, महिलाओं की, युवाओं की, सैनिकों की, खेल खिलाड़ियों की या गरीबों की बात करें, हर एक वर्ग को उन्होंने छुआ और हर एक वर्ग में कैसे हरियाणा अब आगे नॉन स्टॉप थीम की तर्ज पर आगे बढ़ता चला जाएगा, वो सारी आज रोड मैप सबके सामने रहा। बात रही कि विपक्ष के नेता बोल पाए, क्योंकि कल तक ये कह रहे थे कि वो नहीं है, क्वेश्चन आवर नहीं है, हमें बोलने नहीं दिया जाएगा। तो कम से कम आज विपक्ष को ये रहेगा कि सकारात्मक रवैये के तरीके से सदन को चलाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी या हमारे स्पीकर साहब अरविंदर कल्याण जी या डिप्टी स्पीकर कृष्ण मड्डा जी वो हर तरीके से सभी को मौका देते हैं। तो इसमें आज विपक्ष या कांग्रेस के साथी या इनेलो के साथी ये नहीं कह पाएंगे हमें तो बोलने का ही मौका नहीं दिया, क्योंकि कल तक की डिबेट्स में यही कह रहे थे कि सत्र बहुत छोटा है, हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, हम अपनी बात नहीं रख पाएंगे। तो बहुत सकारात्मक तरीके से आज सदन चला। विपक्ष के साथियों ने अपनी बातें जो रखनी चाहिए थी उस तरीके से अपनी बातें रखी और सत्ता पक्ष ने जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, जो उन्होंने घोषणाएं करनी थी वो घोषणाएं भी वहां पर आज की। तो आज का जो सकारात्मक रवैया सभी का रहा, जैसे हरियाणा आगे बढ़ेगा उसको लेकर के जो आज रोड मैप बंडारू दत्ता जी ने रखा, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी पहल है ये कि आज हरियाणा किस तरीके से जो सीईटी का एग्जाम पास करने के बाद 1 साल तक अगर युवाओं को नौकरी ना मिले, उनको 9,000 मासिक भत्ता दिया जाएगा, तो ये बहुत अच्छी एक पहल है हमारे युवाओं के लिए। जो बेरोजगारी की तरफ हरियाणा में बार बार बातें आती, बेरोजगारी होगी, तो बेरोजगारी खत्म करने के लिए और युवाओं को रोजगार ना भी मिले तो उनको मासिक भत्ता मिलता रहे, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी जी की सरकार बहुत तत्परता के साथ काम कर रही है। और हमने कहा कि हम 2 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे और 5 लाख नए युवाओं को और भी नौकरियों के जो नए जो सिस्टम होगा उसमें लेकर के आएंगे। जैसे हमने IMT मानेसर की IMT